Hello students, welcome to Swastik coaching classes. Myself Sumaira. In yesterday's lecture, we have completed some portion of part C of unit 2nd, education of paper 2nd. We have completed this portion, part C, till capital human capital theory, except economics return to higher education. In today's lecture, in today's class, we are going to discuss about rest of the portion, and we will be discussing this portion: concept of educational finance, educational finance at micro and micro level, concept of budgeting, and economics return to higher education as well. Before discussing about educational finance, first of all we should know about the term finance. What is the meaning of the term finance? फाइनेंस क्या होता है? पैसा, पैसे से रिलेटेड. Finance is the study of field which refers to the best way of investment, how much people can save and how much they invest in their saving. ठीक है, तो फाइनेंस क्या होता है कि हमें कितना पैसा मिला, ठीक है, कितना हमें खर्चा, कितना पैसा हमें मिला, कितना खर्चा होगा, तो उसमें से हम सेविंग कितना करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस. सिंपली अगर हम इसको देखेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ मनी, फाइनेंस मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मनी. ओके, एजुकेशनल फाइनेंस क्या होता है? एजुकेशनल फाइनेंस इज द फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड डिपेंडिंग ऑन देयर ओनरशिप दे कैन बी आइदर फंडेड प्राइवेटली और पब्लिकली. तो एजुकेशन में फाइनेंसिंग कहाँ से आती है? जो भी एजुकेशन में पैसा आता है वो कहाँ से आता है, किस तरह से खर्च हो जाता है, कौन उसको खर्च करता है? तो एजुकेशन फाइनेंस के कुछ सोर्सेज होते हैं, ठीक है. देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एजुकेशन फाइनेंस इन एजुकेशन इन इंडिया. हम उन सोर्सेज से कुछ मतलब सोर्सेज पे कुछ बात करेंगे. तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, एजुकेशन पे कैसे कितना खर्चा होता है, ठीक है. तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, जो हम प्लान करते हैं और जो हम प्लान नहीं करते हैं, ठीक है. प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. प्लान में क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी प्लान किया होता है. फॉर एग्जांपल हमने कहीं बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो हम कहीं मतलब डेवलपमेंट करने के लिए हमने बिल्डिंग बनानी है, हमने कहीं यूनिवर्सिटी बनानी है, हमने कहीं गवर्नमेंट कॉलेज बनाना है, गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, तो वो क्या है, वो हम प्लान करेंगे. दूसरा होता है अनप्लान्ड, नॉन प्लान, ठीक है. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब हमने प्लान नहीं किया, तो लेकिन फिर भी हमें उसका खर्चा उठाना पड़ा, ठीक है. इसमें क्या होता है, तो प्लान में होता है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए. अब डेवलपमेंटल पर्पस के लिए दो आते हैं: बिल्डिंग अ न्यू स्कूल और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोग्राम. हमने जैसे मैंने आपको बोला कि हमने जैसे नई बिल्डिंग बनानी है, नया इंस्टीट्यूट बनाना है, ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू, नया प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी प्रोग्राम. तो न, एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. प्लान एक्सपेंडिचर में क्या है कि पहले ही हमने प्लानिंग बना के रखी है कि हमने जैसे बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग अगर हमने बनानी है तो उसमें हमें कितना खर्चा लगेगा, हमने इस पे ये देखना है, ठीक है. जैसे ब्रिक्स कितनी लगेंगी, सीमेंट कितना लगेगा, बाकी चीज़ें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मतलब कितना क्या लगेगा, ठीक है, कॉस्ट. तो नॉन प्लान में एक्सपेंडिचर में क्या है, ये हम मेंटेनेंस पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है. ये हो गया डेवलपमेंटल पर्पस के लिए और ये हो गया मेंटेनेंस के पर्पस के लिए. अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं: रिपेयरिंग द बिल्डिंग और दूसरा परचेजिंग न्यू फर्नीचर. अब प्रिपेयर हमने डेवलपमेंट कर दी प्लानिंग में कि हमने बिल्डिंग बनानी है. अब जिस टाइम हम बिल्डिंग बना रहे थे, हमें थोड़ी ये पता था कि अब बिल्डिंग में सीमेंट ही उखड़ जाएगा, पेंट निकल जाएगा, खिड़कियां टूट जाएंगी.
तो जब हम न डेवलपमेंट मतलब प्लान कर रहे थे, तो हमने सिर्फ़ बिल्डिंग बनाने का प्लान किया था। बाद में कहीं वॉशरूम में टैप टूट गया, कुछ हो गया, तो खिड़की टूट गई, तो वो क्या हुआ, वो नॉन प्लान में है, मतलब हमने प्लान नहीं किया था, तो मेंटेनेंस के लिए आता है वो। जैसे हमने बिल्डिंग को रिपेयर किया, उसमें भी खर्चा आता है। हमने नया फर्नीचर लाया, जैसे हमने डेस्क लाए, ठीक है? तो पहले जो इंस्टीट्यूशंस होते थे वो सीधे वो टाट जैसे डालते थे, तो उन पे बैठते थे सारे, बट अब डेस्क होते हैं, ठीक है? तो फर्नीचर मतलब नया लाना, जैसे प्रोजेक्टर्स हो गए, हमने प्रोजेक्टर्स नए लाने हैं, तो वो किस में आते हैं? वो प्लान में नहीं आते हैं, वो नॉन प्लान में आते हैं, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर एजुकेशन में 2 तरीके से होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ओके? देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इन एजुकेशन इन इंडिया। पहला सोर्स होता है एक्सटर्नल सोर्स एंड द सेकंड वन इज डोमेस्टिक सोर्स, ठीक है? एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोन निकालते हैं, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है? लोन ले लिया, या कुछ दूसरी एड्स हो गई, ठीक है? और डोमेस्टिक में आता है प्राइवेट और देन आता है पब्लिक। अब प्राइवेट में भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे बच्चे ने फीस दे दी, मेंटेनेंस के लिए हमने किया, जैसे जैसे मैंने आपको बोला पीछे कि मेंटेनेंस के लिए भी हम करते हैं कि हमने पेंट करना है, अपनी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको नया फर्नीचर लाना है, ठीक है? नए डेस्क लाने हैं, ठीक है? कंप्यूटर लैब हमने ऐड कर दी, ठीक है? कंप्यूटर्स लाने हैं, ठीक है? तो गिफ्ट्स हो गए और भी बड़ी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? तो पब्लिक में क्या है, पब्लिक में एक होता है गवर्नमेंट और दूसरा होता है क्वासी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो आपको पता है, गवर्नमेंट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉसी क्या होता है, कॉसी होता है जो सपोर्ट करे गवर्नमेंट को, बट जो फंड कहाँ से उसको आता है, फंड आता है उसको प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर से, उसको हम बोलते हैं कॉसी गवर्नमेंट। तो कॉसी गवर्नमेंट में भी आता है डिस्ट्रिक्ट, आता है म्यूनसिपलिटीज और पंचायत आता है। तो इस तरह से इंडिया में ये सारी चीज़ें मिलकर फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं एजुकेशन के लिए, इसी को बोलते हैं हम एजुकेशनल फाइनेंस, ओके? होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो लेवल। देखो, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। ऐसे याद रखो कि माइक्रो, माई, माई मीन्स मेरा, ऐसे माई, माइक्रो एंड मैक्रो। माई, माई मीन्स मेरा, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं, ठीक है? तो माइक्रो क्या है कि स्मॉल, मतलब स्मॉल लेवल पे, हमारा तो नहीं ना, मैंने बोला, तो माइक्रो मतलब मेरा स्मॉल लेवल पर, ठीक है? अच्छा, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या आता है, बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे स्कीम्स है, माइक्रो क्रेडिट हो गई, माइक्रो सेविंग हो गई, माइक्रो इंश्योरेंस और बहुत सारी स्कीम्स हैं। इसका जो पर्पस होता है ना, वो क्या होता है कि जो स्मॉल सेक्शंस ऑफ पीपल होते हैं ना, उनकी हेल्प करना। जैसे लो इनकम, जिनकी जो लोग जिनकी जो इनकम है ना वो बहुत कम है, उनकी हेल्प करना, या वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं ना, उनकी हेल्प करना। दोज हु आर नॉट एबल टू सर्व देयर नीड्स जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो कम पैसे होने की वजह से उनको क्या है, फाइनेंशियली उनको हेल्प करना। जैसे आश्रम्स होते हैं जहाँ पे वो विधवाएं होती हैं, ठीक है? आश्रम्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें वो ओल्ड ओल्ड होम एज होता है, वहाँ पे जो एनजीओज होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करते हैं, वो उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, ठीक है? स्मॉल लेवल पे उनको फंडिंग करना, जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है? जो अपने ब्रेड एंड बटर को भी अर्न नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग, मतलब माइक्रो फाइनेंस उनको देते हैं हम, ठीक है? माइक्रो फाइनेंस हेल्प करता है लोगों को कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें,
ठीक है? हम जब लोन देते हैं ना उनको, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट होता है ना बहुत कम होता है। इससे क्या उनको हेल्प मिलती है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक है? तो माइक्रो फाइनेंस ये नैरो टर्म है, स्मॉल सेक्शंस ऑफ पीपल के लिए होती है या एक इंडिविजुअल के लिए होती है। माइक्रो मेरा, ठीक है? मेरा ग्रुप और मैं, बस और कोई नहीं। मतलब ये होल के लिए नहीं होता, टोटल के लिए नहीं होता। ये माइक्रो फाइनेंस क्या है, ये एक नैरो टर्म है, ठीक है? तो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होता है। एजुकेशनल फाइनेंस एट मैक्रो लेवल। अब ये मैक्रो लेवल क्या है? देखो, माइक्रो तो आपने याद रखा कि माई मेरा, ठीक है? मैक कैसे याद रखोगे? मैक, मैक्रोनी हम खाते हैं ना, मैक्रोनी बना के। आप ऐसे याद रखो कि मैक्रोनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्रोनी को बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है? तो मैक्रोनी कौन खाता है? जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे खाएंगे मैक्रोनी? उनको तो बेचारे को सीधे सीधे ब्रेड बटर नहीं जुड़ता, तो वो कहाँ से मैक्रोनी खाएंगे? तो मैक्रोनी कौन खाता है? बड़े बड़े लोग खाते हैं, रिच रिच पीपल खाते हैं मैक्रोनी। तो लार्ज, तो मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, लार्ज बड़े लेवल पे। तो मैक्रोनी कौन खाते हैं? बड़े बड़े लोग खाते हैं मैक्रोनी, ठीक है? मैक्रो से याद रखो। तो मैक्रो फाइनेंस क्या है? होल इकोनॉमी बेस्ड कंसेप्ट। इसमें कोई हम पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं ले रहे हैं, ठीक है? हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं ले रहे हैं, हम होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आ सकता है नेशनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे कि हमने अगर डेवलपमेंट करना है, हमने ऐसे रखो कि पैसे हमने देने हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पूरा एक यूटी है। तो जम्मू कश्मीर एक पूरा यूटी है, उसमें क्या करना है हमने? हमने फाइनेंसिंग करनी है, मतलब फंडिंग प्रोवाइड करना है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं, जैसे जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट को ले लिया, ठीक है? ये पूरा जम्मू कश्मीर आ गया। ये क्या आ गया? जम्मू कश्मीर यूटी आ गई। इसमें से हमने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ले लिया, ठीक है? एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रखो रियासी, ठीक है? रियासी को हमने ले लिया। इट मीन्स हमने किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लिया। रियासी क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप है, स्मॉल लेवल पे है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। बट बट अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ ओनली रियासी, देन पूरे जम्मू कश्मीर को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ये आएगा मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर, ठीक है? ठीक है, मैक्रो लेवल बड़े लेवल पर, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? इट इज़ ब्रॉड कंसेप्ट। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो माइक्रो है ना वो नैरो कॉन्सेप्ट है, बट जो ये मैक्रो है, मैक्रो ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड है, बड़े बड़े लोग ही इसमें करते हैं। मतलब मैक्रोनी बड़े बड़े लोग खाते हैं, ठीक है? गाँव में आप मैक्रोनी नहीं खा सकते, शहरों में जो बड़े बड़े लोग होते हैं सिटीज़ में वही खाते हैं मैक्रोनी। इट इन्वॉल्व्स लार्ज एंटिटी। इसमें क्या होती है? लार्ज एंटिटी होती है। देखो, लार्ज, टोटल, ये जो कीवर्ड्स है ना, आप इनको याद कर लेना, लिख लेना। लार्ज, टोटल, ये सारी चीज़ें। लाइक गवर्नमेंट भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, कंपनीज, बैंक और अदर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगता है और टाइम पीरियड कैसा होता है? फिक्स होता है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम एग्जाम में, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चंस फिर। तो टाइम पीरियड कैसा रहता है? फिक्स रहता है यहाँ पे टाइम, ठीक है? तो अब ऐसे याद रखो, हम जब मैक्रोनी बनाते हैं तो उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे 10 मिनट हमने उसको गैस जलानी है, ठीक है? तो हमने उस पे रखना है, गैस पे 10 मिनट हमने रखना है। तो टाइम पीरियड क्या है? फिक्स है। नहीं तो अगर हम उसको 2 घंटे रखेंगे वो जल जाएगी। तो टाइम पीरियड क्या है मैक्रोनी का? मैक्रो का फिक्स्ड होता है, ये 2 to 3 years होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे, मैक्रो फाइनेंसिंग में कोई रिस्क नहीं होता है, नो रिस्क लेवल इज इन्वॉल्व।
देखो जो मैक्रोनी खाता है ना, उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, वो कोई भी खा सकता है। मतलब बोलते हैं ना, देसी घी नहीं खाओ, वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। फैटी लिवर जिसको जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको फैटी लिवर होता है, वो लोग नहीं खा सकते। राजमा की दाल नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, और देसी घी नहीं खा सकते, मतलब जंक फूड नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, हॉट डॉग नहीं खा सकते। लेकिन ऐसे रखो कि जो मैक्रोनी है ना, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, नो रिस्क लेवल इज इन्वॉल्व। मतलब क्या है कि लार्ज लेवल पे कोई भी रिस्क नहीं है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ आपको कि ये मैं ट्रिक्स बोल रही हूँ, आप कैसे याद रखो कि मैक्रोनी में अगर हम खाएंगे, कोई भी छोटा बच्चा भी खा सकता है, बूढ़ा भी खा सकता है, जवान भी खा सकता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। तो मैक्रो लेवल पे क्या होता है, मैक्रो फाइनेंसिंग में क्या होता है, इसमें रिस्क लेवल जो होता है ना, या तो मिनिमल होगा, मतलब कम से कम होगा, या होगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज इसका जो मेन एम होता है वो बेनिफिट पहुंचाना होता है पूरी होल इकोनॉमी को। ठीक है। ए मैक्रो फाइनेंस हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पूरी इकोनॉमी पे, होल इकोनॉमी। ठीक है, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है होल पॉपुलेशन पे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक हाइड्रो पावर डैम बना लिया। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें हज़ारों लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें थोड़ी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, बस वो ही फ़ायदा उठ नहीं, इसमें क्या है, इसमें पूरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो ये हो गया मैक्रो लेवल। ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो फाइनेंस एंड द मैक्रो फाइनेंस? माइक्रो क्या है, माइक्रो मेरा, माई, माई मेरा। ठीक है। तो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है, और किसी का मैं होने नहीं दूंगी। ठीक है। तो माई मीन्स मेरा, इंडिविजुअल। ठीक है। तो इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है जो फोकस करता है इंडिविजुअल की नीड को। ठीक है। तो ये क्या, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और ये फोकस करता है पूरे नेशन पे। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता। मैक्रो क्या है, मैक्रो पूरे नेशन को फोकस करता है। मनी इन्वॉल्व, कौन सा स्मॉल अमाउंट में मनी इन्वॉल्व होती है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर होती है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, ये इंडिविजुअल पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है ये होल इकोनॉमी पे, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है होल पॉपुलेशन पे। ठीक है ना, हुई ना स्लाइड क्लियर? अब मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स डाले हैं आपके लिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देखो, माइक्रो लेवल क्या है? माइक्रो लेवल फाइनेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल जो असिस्टेंस मीन्स हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को। ठीक है। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो फाइनेंस सर्विस फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करता है, लार्ज ग्रुप को। ठीक है, नेशनल लेवल पर। कॉन्सेप्ट क्या है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, और ये कैसा है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये फोकस करता है इंडिविजुअल की नीड पे, और ये फोकस करता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की नीड पे। ठीक है। तो माइक्रो लेवल क्या है, या माइक्रो फाइनेंस क्या है? इसको एनजीओज प्रोवाइड्स करते हैं, सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप, जो मैंने आश्रम की एग्जांपल दी थी आपको, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। इसको कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, कारपोरेशंस प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, होल इकनॉमी बेस्ड होता है, बिग बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस कंपनीज उसको प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, माइक्रो में छोटा। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और इसमें होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मैक्रो में। तो इसमें कोई भी टाइम नहीं होता है, माइक्रो मतलब मेरा जो है वो मेरा ही रहेगा। ये नहीं है कि एक टाइम पे मेरा है, ये हमेशा ही मेरा ही रहेगा। ठीक है, नो टाइम, कोई टाइम ही नहीं है। लेकिन जो मैक्रोनी को हमने फिक्स टाइम रखा था ना, तो टाइम बॉन्डेड है, यहाँ पे फिक्स टाइम है इसका, 2 to 3 years टाइम हो सकता है। तो माइक्रो में क्या है, माइक्रो में डायरेक्ट इफेक्ट होता है इंडिविजुअल पे। ठीक है, इंडिविजुअल पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और इसका होता है डायरेक्ट इफेक्ट होल इकोनॉमी पे। रिस्क लेवल यहाँ पे हाई होता है। ठीक है।
क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मेरा ही है, इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, तो रिस्क लेवल हाई है, ठीक है? तो रिस्क लेवल यहाँ पे लो है। तो क्योंकि मैक्रोनी में कोई रिस्क ही नहीं होता, आप कुछ भी खा लो, ठीक है? हर एक पेशेंट के लिए जो देखो ग्रीन सब्ज़ी होती है ना, बोलते हैं डॉक्टर वही प्रेफ़र करते हैं हर एक बीमार को कि हरी सब्ज़ी खाओ। तो वैसे ही ये है मैक्रोनी, ठीक है? इसमें भी कोई रिस्क नहीं है, या तो कम रिस्क है या तो मिनिमम, या तो रिस्क है ही नहीं, तो या तो होगा भी तो बहुत कम है, ठीक है? देन आता है एजुकेशन में क्या है, इन एजुकेशन माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होता है। ग्रास रूट लेवल क्या है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम अप अप्रोच है ये, ठीक है? इसको हेडमास्टर भी स्टार्ट कर सकता है, क्लास टीचर भी स्टार्ट कर सकता है एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए। बट ये ग्रास रूट नहीं है, ये जो मैक्रो वाली है ना, ये बॉटम अप नहीं, ये टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब यहाँ पे स्कीम्स नेशनल लेवल से बन के आती है, जैसे स्कीम बनी थी एसएसए। एसएसए स्कीम किसके लिए थी, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी, ठीक है? तो एसएसए जो है ना, ये एग्जाम्पल है मैक्रो फाइनेंस की, ठीक है? होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फीचर्स एसोसिएटेड विद मैक्रो लेवल। मैक्रो मीन्स मैक्रोनी से क्वेश्चन आए तो मैक्रोनी मीन्स लार्ज, मैक्रोनी बड़े लोग खाते हैं, मैक्रोनी का मतलब है लार्ज, ठीक है? हम अब इसको कैसे करेंगे, देखो टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट, टोटल तो हमने वो पढ़ा था, यस ये तो है, ए ऑप्शन तो है, ठीक है? ए है, ओ ए सिर्फ ए से ही हमारा क्वेश्चन निकल गया, ए तो किसी और में है ही नहीं, तो अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? चलो फिर भी पढ़ते हैं, ए आ गया, ठीक है? उसके बाद अनसीजिंग चेंज ऑफ एक्टिविटी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं अनसीजिंग, तो इसको हम एलिमिनेट ही कर लेते हैं क्योंकि हमने ऐसा अनसीजिंग जैसा कुछ नहीं पढ़ा था। एड्रेसिंग लार्ज एंटिटी, हाँ ये हमने पढ़ा था लार्ज वाला। ए एंड सी, ठीक है? सी टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड, हाँ मैंने बोला था ना कि मैक्रोनी में टाइम फिक्स होता है, टाइम फ्रेम तो स्पेसिफाइड होता है। डी भी आ गया, ठीक है? उसके बाद हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, अब ये इंडिविजुअल जी में भी है, इंडिविजुअल ई में भी है। इंडिविजुअल तो हमने उधर पढ़ा है, माई में मेरा, ठीक है? तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं, इसको भी एलिमिनेट करते हैं, तो अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। आंसर तो हमें पहले ही मिल चुका था लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है? एग्ज़ाम में जब भी आपको ऐसे मिले ना तो आप जल्दी जल्दी से उसको टिक मारा करो। अब जी, अगर हम जी को भी हटा लेते, ठीक है? अगर हम जी को भी एलिमिनेट करते, इंडिविजुअल स्ट्रेसिंग ऑन इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है? इंडिविजुअल, फिर भी हमारा मिल जाता है, यहाँ से भी जी हटाना था, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है? तो एलिमिनेशन से क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में, आप आसानी से कर पाओ। अब बजटिंग क्या होता है, बजट क्या होता है, ठीक है? अब हम ये पढ़ देंगे कि बजटिंग क्या होता है। देखो, वर्ड बजट केम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से ये आया है, वर्ड बजटी फ्रेंच वर्ड से आया है, बजटी मतलब है इसका छोटा बैग, लिटिल बैग। बजट क्या है, बजट इज़ अ स्पेंडिंग प्लान बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है? इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच मनी यू विल मेक एंड स्पेंड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैं इसको एग्जांपल से पढ़ाऊंगी आपको, फिर आपको समझ आ जाएगी। वेट, देखो आपकी मदर ने क्या किया, आपकी मदर ने एक एस्टिमेट बनाया कि टोटल जो इनकम है वो कितनी आएगी महीने में। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा, फॉर एग्जांपल मॉम है आपकी, वो जॉब करती है, उनकी जो टोटल इनकम है वो है 50,000। कितनी आती है, 50,000 आती है पर मंथ, 4 हो गया, 50,000, ठीक है? अब
क्या होता है, इन 50,000 में से वो प्लान बनाएगी। वो क्या करेगी, वो एक प्लान बना लेगी कि इसमें वो सारी चीज़ें एक प्लान में लिख लेगी, ठीक है। वो क्या बोलेगी कि इसमें क्या है, इसमें मैंने 3000 देने हैं, 3000 देने हैं मिल्क वाले को, ठीक है। 3000 किसको देने हैं, मिल्क वाले को। उसके बाद इसमें से मैंने 10,000 देने हैं शॉपकीपर को, ठीक है, जहाँ से सामान लाते हैं मंथली। 10,000 देने हैं मैंने टेलर को, जहाँ से कपड़े सीते हैं, ठीक है, उसको भी देने हैं। 10,000 देने हैं मैंने बच्चों की फ़ीस, बच्चों की फ़ीस देनी है, ठीक है। उसके बाद 10,000 देने हैं मैंने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस, ठीक है, अब ट्यूशन फ़ीस भी देनी है। उसके बाद 2,000 मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। तो ये जो टोटल बन गया ना, ये कितना बन गया, ये टोटल बन गया 45,000, ठीक है। ये टोटल कितना बन गया, 45,000। अब 45,000 में से जो सेविंग है, आपकी मम्मा के पास जो सेविंग रही वो कितनी रही, वो कितनी रही, वो सिर्फ 5,000 रही सेविंग, ठीक है। तो आपकी मदर ने क्या किया, आपकी मम्मा ने एस्टिमेट बनाया कि टोटल जो इनकम है वो कितनी आएगी महीने पे, 50,000 इनकम होगी। अब वो इस इनकम के आगे क्या करेगी, आने से पहले उन्होंने एक प्लान बनाया कि इतने पहले मैंने 3,000 मिल्क वाले को देने हैं, 10,000 शॉपकीपर को देने हैं, 10,000 टेलर को देने हैं। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान बनाया और लिख लिया कि कितना पैसा आएगा और कितना खर्चा होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बोला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बजट। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बजट, ठीक है। तो जो ये बजट है, बजट फैमिली के लिए भी बनाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी बनाया जा सकता है, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए भी बनाया जा सकता है, कंट्री के लिए भी बनाया जा सकता है, कहीं भी किसी भी फील्ड में बनाया जा सकता है। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है बजट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एजुकेशन की बात, कि एजुकेशन में बजट, जैसे कंट्री की इनकम में, फॉर एग्जांपल कंट्री की हम इनकम रख लेते हैं, कंट्री की इनकम है, जैसे ये कंट्री है तो उसकी इनकम है 50,000 करोड़, 1000 की जगह मैं टी लिखूंगी, 1000 करोड़, 50,000 करोड़। अब उन 50,000 करोड़ में से 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ क्या, कहाँ जाएगा, एजुकेशन के लिए जाएगा, ठीक है, एजुकेशन के लिए गया। उसमें से 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ कहाँ गया, हेल्थ के लिए गया, ठीक है, ऐसे ही हेल्थ के लिए। 10 कहाँ गया, 10 गया ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट देखती है कि जो ये हमारी टोटल इनकम थी, कितनी इनकम हमें आएगी, कितनी खर्च हो जाएगी और कितना पैसा आपको रेस्ट अमाउंट बच जाएगा। तो ये जो सारी प्लानिंग होती है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से मनी आएगा और किस तरह से खर्च होगा, इसी को हम बोलते हैं बजट, ठीक है। तो इसी तरह से एजुकेशन में भी होता है कि हम एजुकेशन में एक बजट बनाते हैं कि जैसे हमने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो हमें फंडिंग कितनी आ रही है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में फंडिंग आती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग आती है, तो इतनी हमें फंड्स, जैसे सेंटर से फंड आ गई, जैसे अगर एक स्कूल बनाने के लिए आपको 1 करोड़ मिल गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल बनाना है 1 करोड़, तो उसमें से हम देखते हैं कि हमें कितना रेस्ट अमाउंट बचेगा, हमें मतलब पूरा प्लान करते हैं और उसमें हम सेविंग भी करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बजटिंग इन एजुकेशन, ओके। नाउ बजट क्या है, देखो, ये जो मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं। आप इन की पॉइंट्स को ना घूंट लो सीधे, मतलब रट्टा मारना है बहुत अच्छे से। क्यों, क्यों मैं बोल रही हूँ रट्टा मारना है, एक साइड से तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला था कि अप्लाइड मोड में क्वेश्चन आते हैं, बट रट्टा क्यों मारना है। देखो, जहाँ पे
फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, जहाँ पे आपको क्रैम करना है वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी क्रैम करना, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और जहाँ पे अप्लाइड मोड में कॉन्सेप्चुअल है वो तो आपको पढ़ना ही है। अब ये जो है ना सारी ये की पॉइंट्स हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जहाँ भी आपको रिवेन्यू मिलेगा, जहाँ भी आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा, जहाँ भी आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस मिलेगा, जहाँ भी आपको ये सारी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर मिलेगा, समझ लेना ये बजट के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर कवर अप कराए मैंने, ठीक है। तो अब टाइप्स पढ़ते हैं। फाइनेंशियल बजट क्या होता है? पहला है फाइनेंशियल बजट, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब पैसे से रिलेटेड, कि फाइनेंशियल बजट क्या है कि हमारे पास कितना पैसा आया और हमने कितना खर्चा करना, कितनी सेविंग होगी। तो सेविंग हम करते हैं जैसे मेंटेनेंस के लिए, हम हमारे जैसे सेंटर ने फंड किया, जैसे 1 करोड़ फंड किया, उसमें हमने यूनिवर्सिटी बना ली, ठीक है। उसके बाद जो हमें बचता है ना, सेविंग है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी बना ली, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जैसे कहीं वॉशरूम में कुछ टूट गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में कहीं डिपार्टमेंट में खिड़की टूट गई, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो सेविंग रखी होती है ना हमने, तो हम वो फिर यूटिलाइज करते हैं। तो फाइनेंशियल बजट हो गया। उसके बाद बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या है? शोज ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन, जितनी भी ओवरऑल कंडीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ये शो करता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट कैपिटल बजट। कैपिटल मतलब क्या होता है? देखो कल वाली क्लास में मैंने आपको बोला था कैपिटल क्या होता है, अगर आपको याद हो। तो कैपिटल क्लास क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स पूंजी, हमारे पास क्या एसेट्स हैं। प्रॉपर्टी क्या है? अब हम कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। कैपिटल क्या है? नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, वो हमारे पास कैपिटल थे। अब यूनिवर्सिटी में क्या कैपिटल होता है? यूनिवर्सिटी में जैसे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो गई, ये क्या है? ये कैपिटल हो गई, ठीक है। तो ये फोकस करता है ओनली ऑन द एक्विजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट, मतलब जो हमारे पास एसेट्स होते हैं ना, जो हमारे पास मतलब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में क्या एसेट है? जैसे बिल्डिंग हो गई, स्टाफ हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ये हमारी सारी प्रॉपर्टी है, एसेट है, ठीक है। कंप्यूटर लैब हो गई, ये भी हमारा एसेट है। तो जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करता है, यूनिवर्सिटी के एसेट पे फोकस करता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट, ठीक है। देन आता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? कवर्स ऑल फेजेस ऑफ, हाँ इसमें भी ऑल फेजेस ऑफ आर्गन, बट इसमें क्या होता है? इसमें स्पेसिफाइड, इसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाइड दिया होता है, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में हमने ये कवर कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेजेस इन क्रिएटिंग अ बजट। तो बजट को क्रिएट करने के लिए देयर आर सम स्टेजेस, और यू कैन से स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ बजट। बजट हम कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम बजट को फार्मूलेट करते हैं, ठीक है। हमने बजट बनाना है, तो हम सबसे पहले बजट को फार्मूलेट करते हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल देते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट मीन्स इम्प्लीमेंट, ठीक है। हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद ओवरसाइट बजट, उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरसाइट मतलब देखते हैं कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम बजट बनाते हैं। होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बजट से रिलेटेड। देखो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। बजट क्या है? बजट इज अ बैलेंस एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कब का क्वेश्चन है? ये है दिसंबर 2019 का, देखो यहाँ पे लिखा है। तो बजट क्या है? बजट एक बैलेंस एस्टिमेट है। हम क्या करते हैं? अ, हम एस्टिमेट बनाते हैं कि हमें कितना पैसा मिलेगा और कितना खर्चा होगा। हाँ, ये तो ठीक हमें लग रहा है, इसको हम ठीक टिक मार देते हैं। इन द हैंड्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, the budget is record of past performance, a method of current control and projection in the future plan। तो अगर ये जो बजट है, अगर ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में गया, तो ये रिकॉर्ड बना देता है पुरानी परफॉर्मेंस का, पास्ट परफॉर्मेंस का, करंट कंट्रोल का और फ्यूचर प्लान्स का। ये भी हमें ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे? जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपने ट्रिक लगानी होती है। पहले देखना होता है आपने कि ये जो दोनों हैं ये ठीक हैं कि नहीं, ठीक है। पहले असर्शन देखा, आपको ठीक लगा, ठीक है। फिर रीज़न देखा, हमें ये भी ठीक लगा।
अब हमने इन दोनों को मिलाना है, तो वो कैसे मिलाएंगे? इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है, हमने इधर बिकॉज लगाना है। बिकॉज, वेट, बिकॉज, हाँ, इन दोनों के बीच में हमने बिकॉज लगाना है। तो क्या बोला है कि बजट क्या है? बजट एक बैलेंस एस्टिमेट हम बनाते हैं कि कितना हमें खर्चा होगा और कितना हमें पैसा आएगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये जब ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है ना, तो बजट रिकॉर्ड बनाता है पास्ट परफॉर्मेंस का, मेथड होता है करंट कंट्रोल का, और फ्यूचर के लिए भी प्लान बनाता है। ठीक है, ये भी हमें ठीक लग रहा है। तो हमें दोनों ही ठीक लग रहे हैं और उसका रीज़न भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, अब क्या है, अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है जो कल वाले टॉपिक्स में से है, इकोनॉमिक्स, रिटर्न टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में पैसा खर्च किया, आपने अपना टाइम दिया, मनी दिया, आपने कैपिटल भी दिया। अब इतना सारा खर्च किया है आपने, बहुत सारा खर्चा कर दिया, जैसे आपने बीएड भी की प्राइवेट, एमएड भी की प्राइवेट, नेट के लिए भी इतनी सारी कोचिंग देख रहे हो, तो इसका क्या रिटर्न मिलेगा? ठीक है, यानी कि मतलब है कि आपने तो इतना खर्चा कर लिया, लेकिन रिटर्न में आपको क्या मिला? जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया, उसका आपको क्या अचीवमेंट मिलेगा? ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था, इस सिस्टम में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न क्या मिला? क्या आपको जॉब मिली? क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली अच्छी जॉब के लिए? ठीक है, आपको नॉलेज मिला, आपको स्किल मिला, आपको एक्सपीरियंस मिला। तो इसका मतलब कि जो आपने हायर एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके उसमें से जो रिटर्न है वो आपको मिले कि नहीं। जैसे आपने जितना ज़्यादा एजुकेशन पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग की एग्जांपल लेती हूँ, तो जैसे आपने कोचिंग सेंटर में 4500 आप पर मंथ दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कोचिंग से पहले आप बीएड कर रहे थे, तो बीएड में आपका जो था, पूरी फ़ी थी 60,000, वो गई। उसके बाद आपने एमएड किया, ठीक है, तो एमएड में जो फ़ी है वो टोटल है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो ये जो आपने पढ़ा, ठीक है, ये जो आपने इतनी सारी फ़ी दी, तो इसके बदले में जब आपने, जैसे अभी आपने 4500 दे रहे हो पर मंथ, उसके बाद आपको जॉब मिलनी चाहिए ना। आपने इतना ज़्यादा खर्चा कर लिया एजुकेशन पे, तो आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है कि नहीं? तो यही होता है इकोनॉमिक्स रिटर्न टू हायर एजुकेशन। ओके, होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप ग्रुप में बता दीजिए कि हमें समझ नहीं आई या कुछ, मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब मैं आपकी क्लास कल लूँगी। तब तक के लिए बाय। एंजॉय योर लर्निंग।